एक्सरसाइज 4.1 का आज क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड हल करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो कंडीशन दी हुआ है उसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, ठीक ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड, पढ़ते हैं इसको अच्छे से, क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से का दुगुना से एक ज़्यादा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें वो कह रहा है जो कंडीशन दिया हुआ है तो इस कंडीशन को हमको द्विघात समीकरण के रूप में इसको रखना है, ठीक ना। तो इसमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई लंबाई जो कह रहा है वो चौड़ाई के दुगुना से एक ज़्यादा है, ठीक। तो हम इसमें क्या मानेंगे, इस प्रश्न में हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे। चौड़ाई क्या मानेंगे, x मीटर। तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, उसके दोगुना करेंगे, दोगुना से में एक जोड़ देंगे तो दोगुना क्या हो जाएगा 2x + 1, वो उसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए कॉपी पर करके देखते हैं। चलिए कॉपी पर चलते हैं हम। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि उसकी लंबाई जो है वह चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहले चौड़ाई को मान लेंगे हम कुछ। तो हम क्या लिखते हैं कि माना कि आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब कोई एरिया है, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। मीटर में ही हमको मानना है, ठीक। तो प्रश्न में ही हमको कह रहा था कि लंबाई क्या होगी, उसके प्रश्न से हम लिखते हैं। उसके लंबाई के बारे में क्या कह रहा था, आयताकार भूखंड की लंबाई। लंबाई अब कितनी हो जाएगी, उसको क्या कह रहा था प्रश्न में, लंबाई के बारे में कह रहा था उसकी चौड़ाई से दोगुने से एक ज़्यादा है। तो चौड़ाई का दोगुना कितना हो जाएगा, 2x + 1 मीटर में, ठीक। ये प्रश्न से कह रहा था ना, प्रश्न में कह रहा था कि जो चौड़ाई है उससे चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है उसकी लंबाई। तो इसका दोगुना 2x, उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 1, तो ये इसका लंबाई बन जाएगा, ठीक। ठीक ना। तो अब हम इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको गिवन था। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ था, 528 मीटर स्क्वायर। तो हमको पता है आयत की क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी = 528। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, मैं भाषा को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। तो अब हम लंबाई की जगह पर लंबाई का रख देंगे और चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई रख देंगे। तो लंबाई मेरा कितना है, 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है, x मीटर इंटू x, ठीक। यही है हमारा 528, ठीक ना। अब हमको इसको हल नहीं करना है कि हमको क्वेश्चन में, प्रश्न में ये कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखिए, ठीक। तो जैसे द्विघात समीकरण का हमारा मानक रूप क्या होता है, जैसे ax² + bx + c = 0। तो इसी रूप में, इसी तरीके से, इसी रूप में हमको लिख देना है इसको और छोड़ देना है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो 2x में 1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 2x², x में 1 से गुना होगा +x बराबर 528। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, 2x² + x, 528 दाहिने पक्ष में है, बराबर के दूसरे साइड में है तो बाएं पक्ष में आएगा, तो माइनस का 528 बराबर 0। अब इसको, ये द्विघात समीकरण के मानक रूप की तरह है कि नहीं, ax² + bx + c। तो अब इसको हम छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। बस हमको यही करना था प्रश्न में। अब प्रश्नावली 4.1 का सेकेंड का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक संख्या क्या होता है, जिसमें प्लस साइन लगा हो, प्लस चिन्ह लगा हो, ठीक। और धनात्मक पूर्णांकों, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से। क्रम से का मतलब क्या हुआ हमारा, जैसे कोई भी संख्या हो उसे जस्ट एक आगे, जैसे कोई संख्या हमने 5 माना तो 5 से जस्ट एक क्रमागत अगला संख्या कौन हो जाएगा, 6। क्रमागत में जैसे हमने 10 माना कोई संख्या है तो 10 से कोई कहेगा इसके क्रमागत अगला धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो 10 के आगे कौन सा है, 11 है। 11 के आगे कौन सा है, 12 है। 12 के आगे कौन सा है, 13 है। तो उस तरह ही कोई दो क्रमागत धनात्मक संख्या है,
उन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 है। तो उसको ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण बनेगा उसको हमको लिखना है। ठीक, तो हम चलिए कॉपी पर चलते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज यहाँ लिखता हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.1 सेकेंड का दूसरा पार्ट। हम क्या करेंगे, क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे क्रमागत पूर्णांक, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। और संख्या, जैसे हमने कोई मान लिया कोई संख्या अगर 10 हो तो इसका अगला एक क्रमागत मतलब इससे जस्ट एक आगे, तो इसके क्रमागत अगला संख्या क्या हो जाएगा, 10 हमने माना तो 10 + 1 यानी 11। अगर कोई एक संख्या हमारे पास 7 है, अगर 7 से कहता है अगला क्रम आगत संख्या लिखिए, तो 7 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो अगला क्या हो जाएगा 8। मतलब कोई भी अगर संख्या हो उसके अगले क्रमागत संख्या बोले तो उसे जस्ट 1 जोड़ने से जो आगे की संख्या प्राप्त होगी वही हमारी क्रमागत संख्या कहलाती है। ठीक, तो अब हम चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम, क्या है हमारा x है। ठीक, अब इसको आप भाषा लैंग्वेज खुद बना लीजिए कि माना कि पहली धन पूर्णांक x है, तो अगला इसके क्या हो जाएगा दूसरा। अभी हमने समझाया अगला क्रमागत क्या कहते हैं, एक जोड़ने पे जो प्राप्त होता है। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x + 1। तो हमारे पास दो धन पूर्णांक संख्याएं हो गई क्रमागत में। क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा x और दूसरा x + 1। और प्रश्न में क्या कह रहा था हमको, प्रश्न से यही कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल x और x + 1 का गुणनफल कितना है, 306 है। तो x × x + 1, इसी दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 306। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, इस पूरे को द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। ठीक, जहाँ द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, मानक x², अभी हम बताए थे, +bx + c = 0। इसी तरीके के फॉर्म में लिख के छोड़ देना है, हमको हल नहीं करना है। इसमें सिर्फ कर रहा है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो अब इसको हम इसमें गुना करते हैं तो कितना होगा, x × x, x², x × 1 + x = 306। अब इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, x² + x - 306 = 0। ये हमारा समीकरण बन गया द्विघात समीकरण, x² x - 306 = 0। बस इतना ही बना के हमको छोड़ देना है, इसको हल नहीं करना है। ठीक, अब इसका हम प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम क्वेश्चन सेकंड का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए इसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जो रोहन है उसकी माँ है उससे 26 वर्ष, रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, माने अभी जो उन दोनों का उम्र है प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए रोहन की वर्तमान आयु को x मान लेंगे। ठीक, अभी पर जब वर्तमान में, जैसे आज के दिन कोई पूछे कि आपकी उम्र क्या है, तो 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कोई ना कुछ उम्र होगी ना। तो उसी तरह से हम रोहन की वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, x। तो उसी तरह से रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ उस रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की अगर आयु हम x मानते हैं तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उसमें 26 जोड़ देंगे तो x + 26। ठीक, तो दोनों की वर्तमान आयु हमको पता हो गई। अब जो प्रश्न में कह रहा है, अब हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है आगे देखिए, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष आगे, जैसे 3 वर्ष आगे रोहन की अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3। और वर्तमान में उसकी माँ की आयु अगर x + 26 हो तो 3 साल बाद उसकी माँ की आयु x + 26 + 3। क्यों हम प्लस कर रहे हैं, 3, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी किसी की आयु अगर 10 वर्ष हो तो 4 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी, 14 वर्ष। और कोई अभी 14 साल का हो और पूछे 3 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो क्या होगा, 14 + 3 यानी 17 साल। तो ठीक वही काम हम कर रहे हैं। हम दोनों की, सिर्फ माँ की और रोहन की, दोनों की वर्तमान आयु हमने क्या मान निकाला था, रोहन का x वर्ष, माँ का x + 26, दोनों वर्तमान आयु थी।
कहीं ना कहीं हमको कहना है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों का हम आयु देखेंगे। तो रोहन का कितना हो जाएगा x+3 और माँ का कितना हो जाएगा x+26, तो अभी वर्तमान में है क्योंकि 26 साल बड़ी है, और +3, +3 कर दिया तो उसकी माँ की आयु आ गई। अब फिर 3 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल कह रहा है 360 है, तो 3 वर्ष बाद जो आयु हम निकाले उस दोनों को गुना करने पे क्या रखेंगे 360। चलिए कॉपी पर अच्छे से बनाने में समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम कॉपी पर बनाते हैं इसको। तो हम क्या बोले थे इसमें, रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, क्यों हम वर्तमान रोहन की मान रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी आयु वर्तमान में ही मान सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट और पास्ट को हम नहीं कर सकते। ठीक ना, तो रोहन की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया, तो रोहन के माँ की आयु वर्तमान आयु ही है, तो उसकी माँ क्या है, रोहन से क्या है 26 साल बड़ी है। ठीक ना, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x+26, ठीक, वर्ष। ठीक ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे कि कहे किसी बच्चे की अगर वर्तमान आयु 5 वर्ष है और उसकी माँ उससे 20 साल बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 20+5 यानी 25 वर्ष। तो वही काम हमने किया है, रोहन की आयु हमने x वर्ष मान लिया और उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, माँ जाहिर सी बात है बड़ी ही होगी, तो उसमें हम 26 ऐड कर दिया, तो हमें रोहन की और रोहन के माँ की वर्तमान आयु दोनों पता चल गया। ठीक ना, लेकिन जो अब आयु का गुणनफल दिया हुआ है प्रश्न में, वो हमें वर्तमान का नहीं दिया हुआ है, वो 3 साल बाद रोहन और उसके माँ की आयु का गुणनफल दिया हुआ है 360 है, तो हम 3 साल बाद निकालेंगे रोहन की आयु। तो 3 साल बाद रोहन की आयु आप लिखिएगा 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x+3 वर्ष। उसी तरह से आप लिखिएगा रोहन के माँ की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो, तो x+26 इसमें +3 हो जाएगा, ये तो ही वर्तमान आयु है उसके माँ की, उसमें 3 वर्ष बाद 3 ऐड कर दिया। अब इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है और 3 वर्ष बाद जो उसके माँ की आयु है, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 360। ठीक, और इसी को हम गुना करके और मानक रूप में द्विघात समीकरण के लिख देंगे, बस हमको यही काम करना है। ठीक ना, तो इसको पहले हम अच्छे से लिखते हैं x+3, ठीक, और इसको लिखते हैं कितना होगा x+26 और 3 29 = 360। ठीक ना, अब इसको हम क्या करेंगे x से इस पूरे में गुना करेंगे, दोनों गुना में है ना, गुना ही तो कह रहा था ना दोनों का गुणनफल, तो पहले x से इस पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा x गुना x, x स्क्वायर, x गुना 29 29x, 3 × x प्लस 3x, उसी से 3 से 29 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 87 87 = 360। अब इसको क्या करते हैं हम x वाले x स्क्वायर को रहने देते हैं, प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा 32x, प्लस 87 और 360 हमारा राइट हैंड साइड में है RHS में, तो उसको LHS में लाएंगे यानी बाएं पक्ष में लाएंगे, तो प्लस माइनस में हो जाएगा -360 बराबर 0। अब इसको हम और थोड़ा हल करते हैं अच्छे से, तो x स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए प्लस 87 और -360, तो 360 से हम 87 घटा लेंगे, यहाँ पे घटा के आपको दिखा देते हैं हम 360 से 87, 7 3 10 15 8 7 15 273 आ गया, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ा ही है, -273 बराबर 0। अब ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण के मानक रूप के फॉर्म में हो गया ना, x स्क्वायर 32x -273, इसको हल हमको नहीं करना है, ठीक, सिर्फ हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में, सेकंड का कौन सा पार्ट है इसका, अगला 4th है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन हमने ले आया 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक, इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब 480 किलोमीटर की कोई दूरी है जिसको रेलगाड़ी चल रही है समान चाल से, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो जो भी चीज़ हमको निकालना होता है ना,
तो हम उसको उसी को मान लेते हैं। जैसे हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हम चाल को क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो जब हमने चाल मान लिया, रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, हमें दूरी कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। ठीक, तो अगर हमारे एक समान चाल से अगर तय कर रही है तो 480 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमको समय पता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 480 बटा x हो जाएगा। चलिए कॉपी पर अभी हम चलते हैं, बस हमको मानना क्या है, रेलगाड़ी की चाल। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का चौथा पार्ट, सेकंड का फोर्थ है। ठीक, हमको क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी है वो हमको दिया हुआ है। तो इसमें हम भाषा नहीं लिखते हैं, आसान शॉर्टकट में बनाते हैं। दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर रेलगाड़ी। तो हमने चाल क्या मान लिया रेलगाड़ी का, चाल बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक ना, तो अगर इतनी दूरी तय करनी है इस चाल से तो समय, पहले समय कितना लगेगा, तो 480 दूरी बटा चाल x, यही घंटा। ठीक, क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ से हमने समय निकाल लिया, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय हमने निकाला 480 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर उसकी दूरी थी और 1 किलोमीटर प्रति आवर उसका चाल था। ठीक ना, तो इन दोनों को हम रख लिया तो पहले हमारा समय आ गया। लेकिन इसमें एक शर्त क्या लगाया हुआ था, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी कह रहा था ये जो चाल है जो हमने माना, इस चाल से अगर इसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, तो कम होने का मतलब उसमें घटाएंगे। अगर ये चाल इतना होता तो जो पहले समय लगा था, जो हमारे ये अभी समय लगा है, ठीक ना, उस समय से कितना ज़्यादा लगता, 3 घंटे अधिक लेती। देखिए प्रश्न को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए यही कह रहा है, यदि इसकी चाल, क्वेश्चन में देखिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। मतलब अगर चाल हमारा जो हम माने हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा 480 किलोमीटर को तय करने में, तो उससे अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, यानी x माइनस 8 होता, तो इसी 480 किलोमीटर दूरी, तो उसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को ही तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। जो हमारा पहले समय लगा था, सिर्फ हम x किलोमीटर प्रति घंटा से जो चली थी, उस दूरी से 3 घंटा अधिक लेती। ठीक, तो चलिए हम इसको समझाते हैं कॉपी पर। तो अब हमारा नया चाल कितना हो गया, x माइनस 8 नया चाल। नया चाल जब प्रश्न में दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होता, तो दूरी वही रहेगा, दूरी हमारा थोड़े ना बदला है। कह रहा है उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता, कह रहा है पहले से जो समय लगा है उससे 3 घंटा अधिक। तो पहले का समय कितना है हमारा, ये है। ठीक, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इस चाल से चलती है और दूरी हमारे पास कितना है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, तो इस चाल से चल रही है और दूरी यही है, तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 480 बटा x माइनस 8, इतना समय। लेकिन ये जो समय है, पहले वाला जो समय लगा है हमारा, पहले वाला समय इससे क्या है, 3 घंटा ये ज़्यादा है। ठीक, ऐसे भी कोई भी आदमी चलता है बाइक से या गाड़ी से, तो जब चाल स्पीड कम हो जाता है, चाल कम हो जाता है, कम रफ्तार से चलता है, कम तेज़ चलता है, तो समय क्या होता है, ज़्यादा लगता है। और जब काफ़ी तेज़ चलाते हैं गाड़ी को तो समय कम लगता है। तो ये वाला समय पहले वाले समय से क्या है, 3 घंटा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, चाल कम हो गया है। चाल कम हो गया तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले वाला समय में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 3 घंटा, तब इस समय पे पहुँचेंगे। तो क्या लिखते हैं, देखिए 480 पहले वाला समय बटा x, इसमें हम 3 घंटा जोड़े और 3 घंटा और, तब ये क्या हुआ, 480 बटा x माइनस 8 आया। क्यों, दूसरा वाला समय, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला जो चाल था वो पहले वाले चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम था। तो वही हम किए थे, x माइनस 8 किए थे, लेकिन उसी दूरी को तय करने में क्या लगा, 3 घंटे अधिक समय लगा। तो ये 3 घंटा किससे अधिक समय लगा, जो पहले समय लगा था उससे 3 घंटा अधिक। तो पहले वाला समय हमारा यही था ना, 480 बटा x,
ठीक, 480/x, इसमें 3 घंटा ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो ये हमारा इस समय के बराबर हो गया। मान लिया पहले हमको 3 घंटा लगा था, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो पहले से 3 घंटा ज़्यादा, यानी 6 घंटा लगा जब उसकी चाल कम हो गई। तो मान लिया पहले अगर दो घंटा लगा था, तो उस 2 घंटे से 3 घंटा ज़्यादा लगा। कब? जब हमारा चाल कम हो गया था। तो 2 3 5 घंटा लगेगा इसमें, दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला में यही तो है, चाल कम हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है इसको। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 को रहने देते हैं, ठीक ना। तो 480/x-8, और इसको ले जाएंगे इस पक्ष में, तो माइनस में आ जाएगा 480/x = 3। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे पूरा, नीचे हमारा x-8 इंटू x, x-8 से x-8 कैंसिल हो गया, x यानी 480, x माइनस क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, x-8 से 480 गुना होगा, 480 इंटू x-8 बराबर 3। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुना करेंगे। ठीक, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना ऐसे होता है। ठीक, तो 1 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 480x, और 480 गुना x कितना हो जाएगा, 480x माइनस 480 गुना 8, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 800 और 340 बराबर 3 से इसमें गुना होगा तो कितना होगा। तो चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना कर रहे थे, तो इसमें क्या किया, इसको हमने तिरछा गुना 1 से कर दिया, तो ये आ गया हमारा। अब 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना x 3x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, और ये 480 प्लस x माइनस 480x दोनों कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा 3840 बराबर 3x में x से गुना होगा कितना हो जाएगा, 3x², 3x में 8 से गुना होगा, 3 8 माइनस 24x। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं, मानक रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। मानक रूप हमारा क्या होता है, हमको पता है, x² प्लस bx प्लस c, उसी रूप में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम सबको एक जगह कर लेंगे, एक जगह करेंगे तो क्या होगा, 3x² माइनस 24x, और 3840 को उस साइड में ले आएंगे तो माइनस 3840 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब हमको एक चीज़ दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है कि हम 3 सबसे कॉमन ले सकते हैं। ठीक ना, 3 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 3 यहाँ से भी ले सकते हैं बाहर, 3 यहाँ से भी, 3 यहाँ से। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, x² माइनस 8x, 8 में 3 से गुना होगा तो 24 होगा ना, तो 3 बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 0। देखिए 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 8, 3 एकम 3, 1280 बराबर 0। अब देखिए 3 इधर गुना में हो गया ना, कॉमन ले लिए सबसे हम, तो उधर जाएगा तो 0/3 होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसको हल नहीं करना है हमको, जहाँ पे x क्या है, उसका चाल था, ओरिजिनल चाल जो पहले हमने माना था। देखिए क्वेश्चन में यही माने थे ना, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हम शर्त के हिसाब से उसको रखते गए थे, जो क्वेश्चन में हमको शर्त दे रहा था कि हाँ चाल अगर इतना कम होगा तो उस दूरी को तय करने में समय इतना कम लगेगा। लेकिन जो हम x माने थे पहले चाल माने थे, तो वही हमारा यहाँ पे x क्या है, उसकी चाल है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।